हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ मीडियम इसमें देखेंगे हम लोग, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसकी लिमिटेशंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, अब ये क्या एक लॉ है। कूलम्स ने फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया कि अगर मैं दो स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस लेता हूं और उनको अगर किसी मीडियम में रखते हैं हम लोग, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो किस तरह से होगी। यहां पे इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट the net force of attraction or repulsion, the net force of attraction or repulsion between two static and point electric charge is given as। यहां पे तीन वर्ड्स का आपको ध्यान देना है। एक लिखा है मैंने यहां पे नेट, और दूसरा लिखा है मैंने यहां पे स्टैटिक एंड पॉइंट, ठीक है। जो कूलम्स लॉ है हमारा, वो स्टैटिक चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही वैलिड है। वो क्यों है उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो इसके स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, स्टेशनरी। मान लीजिए एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पे Q1 और यहाँ पे ये दूसरा चार्ज है Q2। ये दो चार्जेस लिए हम लोगों ने और इनको किसी सेपरेशन R के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया। ये R सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये क्या बोलता है, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डिपेंड करेगा किस नेचर के आपने चार्जेस लिए हुए हैं। मान लो यहाँ पे मैं ये पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ दोनों को, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ये बिना टचिंग वाली फोर्स है, यहाँ पे दोनों में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो ये क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, अभी मैं यहाँ पे फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। ये बोल रहा फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 और Q2। पहला पॉइंट इसने ये बोला, और दूसरा पॉइंट इसने बोला F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करूं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास बच्चे यहां पे आ जाता है F इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने एक कांस्टेंट लगाया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि फोर्स मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी सिर्फ मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो बच्चे यहां पे वेयर K क्या है, यहां पे वेयर K इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है K आपके पास, जिसको बोलते हैं वेयर K इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहां पे बच्चे ये जो K है हमारे पास, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये जो K है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम में आपने चार्जेस रखे हुए हैं,
ठीक है। मीडियम बोले तो जैसे मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, ठीक है। तो अभी ये जो दो चार्जेस लिए हैं, मान लो मैंने रखे हुए फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम में, किसमें रखे हुए हैं, वैक्यूम में। तो इस k की जो वैल्यू है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ k, किस टाइप का मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी k की वैल्यू। अब इस k को फर्दर हमने डिटेल में एनालाइज करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पे देख लेते हैं ये जो k है, अगर मैं बात कर रहा हूं ये दोनों चार्जेस मैंने फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, कहां रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो बच्चे ये जो k होगा मेरे पास, k की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। अब यहां पे यूनिट लिखना है मुझे इसका, तो यूनिट देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, k को यहीं पे रखो, ये है फोर्स, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो r स्क्वायर से और डिवाइड कर रहे हो q स्क्वायर से, दोनों का कूलम कूलम हो जाएगा। तो यहां पे इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन आ गया, फोर्स मीटर स्क्वायर, ये आ गया r के लिए लिखा, और डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ये मैंने जो k की वैल्यू लिखी है, ये लिखी है फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है यहां पे, वैक्यूम, वैक्यूम, जब यहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है, क्या है यहां पे, फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास आया कूलम्स लॉ, उसका जो स्टेटमेंट है, यहां पे मैंने सिर्फ बात की है इसके मैग्नीट्यूड की। अब क्या होता है, कभी कभी हमें यूनिट्स की वो बात करता है, तो हमें पता है जो चार्ज है, चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, कूलम्स में। अगर सीजीएस में बात करूं किसकी, चार्ज के यूनिट की, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं सीजीएस में, किसमें बात कर रहा हूं, सीजीएस यूनिट में बात कर रहा हूं, सीजीएस जो सिस्टम है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9। यहां पे इसको हम लिखते हैं ESU। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 1 कूलम इसके बराबर होता है। ये मैंने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में बात की है ना, सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहा हूं। अगर मान लो मैं सीजीएस में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करता हूं, तो वहां पे मेरे पास आ जाएगा बच्चों 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम के बराबर, AB एब कूलम, ठीक है। या 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। EMU क्या है, इलेक्ट्रो, ठीक है, यहां पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये यहां पे थोड़ी सी हमने यहां पे चार्ज की बात की, क्योंकि आपको बुक्स में मिलेगा ये, ठीक है। तो यहां पे अभी जो हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ, उसमें उसका मैग्नीट्यूड की बात की, ठीक है। तो यहां पे जो कांस्टेंट लगाया हमने के, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास है कूलम्स लॉ और उसकी ये स्टेटमेंट है। यहां पे ये दो चीजें हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ जो वैलिड है सिर्फ स्टैटिक रुके हुए चार्जेस के ऊपर, वो क्यों है उसको हम लिमिटेशंस में देखेंगे आगे। और यहां पे लगा पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट और स्टैटिक चार्जेस के ऊपर ही वैलिड है कूलम्स लॉ, और ये हमेशा नेट फोर्स देता है, इस चीज का भी ध्यान देना। ये तीनों पॉइंट्स आपको आगे क्लियर होंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा ये कूलम्स लॉ। अब देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैंने सिर्फ यहां पे फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की कि इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी अट्रैक्शन या रिपल्शन की, वो इसके बराबर होगी। अगर मैं बात करूंगा
डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शन तो मुझे वेक्टर्स लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वेक्टर जो फोर्स है आपके पास वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हम लिखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहां पे जो आपने वैल्यू लिखी थी के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे जो है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये क्या आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कितनी है, वो चार्जेस जो उस मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो बच्चे इसकी जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, के की और एप्सिलॉन नॉट की। अब यहां अगर इसका देखो ध्यान दो तो इसका जो यूनिट होगा वो के क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। तो उसमें के में आपके पास था यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, किस मीडियम में आपने चार्जेस रखे। तो यहां तो मैंने जो चार्जेस लिए थे वो फ्री स्पेस में लिए थे, वैक्यूम में लिखे थे, तो ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए वैल्यू है आपके पास, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम। ठीक है, देखिए आप ध्यान दें, अब हम लोग देखने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, कंसीडर 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस Q1, ये आपने एक चार्ज लिया यहां पे Q1, ठीक है, और यहां पे हमने एक और चार्ज लिया, यह आ गया आपका Q1 और ये आया बच्चों Q2। Q1 और Q2 दो आपने चार्जेस लिए यहां पे। अब इनको आपने किसी सेपरेशन R पे रखा, ये R सेपरेशन पे रखे दोनों चार्जेस। ठीक है, अब ये दोनों चार्जेस आपने कहां पे रखे, R सेपरेशन पे रखे। अब मुझे कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करना है किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए ये Q1 से Q2 की तरफ एक मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ वो डायरेक्शन बताता है। तो मान लो यहां मैं लिख देता हूं R1 से 2, R1 से 2 ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है फ्रॉम चार्ज इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, और इसका मैग्नीट्यूड R के बराबर ही होगा। ठीक है, और यहां से यहां जो मैं यूनिट वेक्टर लूंगा ये वाला, ये आपके पास हो जाएगा R2 से 1, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये दोनों चार्जेस, मान लीजिए अगर दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, एक चार्ज दूसरे चार्ज को धकेलेगा। तो इस वाले चार्ज पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये होगी फोर्स, ये फोर्स है फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाय 1। ये चार्ज 2 पे फोर्स लगी है और किसने अप्लाई किया, चार्ज 1 ने इस डायरेक्शन में। और यहां पे मैं लिख सकता हूं ये है आपके पास फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2। तो बच्चे ये जो फोर्सेस लग रही हैं F2 से 1 और F1 से 2, ये आप अगर ध्यान से देखो तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है।
तो ये वेक्टोरियली मुझे जब रिप्रेजेंट करनी है तो डायरेक्शन का मुझे ध्यान देना है, क्योंकि एक जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म can be expressed as। किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहां देखिए, अगर मैं कोई फोर्स लेता हूं, मान लो जो ये फोर्स ले रहा हूं F2 से 1, ये फोर्स मैंने ली F2 से 1 मैंने फोर्स ली। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं उसको, तो ये किसके बराबर होगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मगर ये जो टर्म है ना अभी मेरे पास, ये सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बता रही है, ये डायरेक्शन नहीं बता रही। तो इसके साथ मुझे क्या लगाना है, एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहां ध्यान दो, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है आपके पास, R1 से 2, ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है आपने, ये R1 से 2 क्या है, इसको हम यहां पे लिखते हैं, वेयर R1 से 2 इज द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप ये लिख रहे हो, आप 1 से 2 इज द यूनिट वेक्टर इन द वेयर R1 से 2 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में है ये यूनिट वेक्टर। तो बच्चे अगर मैं इसकी R1 से 2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास देखो क्या वैल्यू आएगी, F2 से 1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन किया है, यूनिट वेक्टर लगाया हुआ है आपने 1 से 2, और यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर का स्केलर, ठीक है, उसकी सिर्फ वैल्यू। तो ये आप और आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स, यहां पे अगर मैं लिखता हूं 2 से 1, ये बच्चे आपके पास हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये R स्क्वायर है और ये एक और मैग्नीट्यूड है आपके पास, नीचे हो जाएगा आपके पास R क्यूब और यहां पे हो जाएगा ये R वेक्टर। तो ये आपके पास है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने ये वाली फोर्स ली, तो सिमिलरली मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिमिलरली जो फोर्स मैं यहां पे लिखूंगा F1 से 2, देखो F1 से 2 ये किसके बराबर होगी हमारे पास, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड दे रही है। अब डायरेक्शन के लिए मुझे क्या लगाना है इसके साथ, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर Q2 से Q1 की डायरेक्शन में कौन सा है, R2 से 1 इज द यूनिट वेक्टर। यहां पे सेम ऐसे ही लिखेंगे, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में है, वेयर
वेयर आर 2 से 1 इज द यूनिट वेक्टर। ये क्या आपके पास यूनिट वेक्टर, कहां से कहां, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं आप लोगों को, देखो यहां डायग्राम में भी दिख रहे हैं हम लोगों को। तो जब मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं कि R 2 से 1, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ R 1 से 2, लिख सकता हूं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो फोर्सेस में भी ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो मेरे पास जो F 2 से 1 फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, F 1 से 2, मगर यहां मुझे क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं भाई, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होने से पूरा वेक्टर चेंज हो जाता है। ये दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं ये क्या लग रही हैं, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है मगर डायरेक्शंस क्या एक दूसरे की अपोजिट, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं, अगर इनकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां पे आप ये ध्यान दें, ये जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगती है, ये क्या लगती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। देखो ध्यान दो, ये फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है जो लाइन इन दोनों चार्जेस को मिला रही है, तो इसको हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जो क्या लगती है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, जो दोनों चार्जेस को लाइन मिला रही है, उस लाइन के अलोंग ये फोर्स हमारे पास लग रही है। तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में मैं कोई अगर एक फोर्स लेता हूं यहां पे, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये जो फोर्स है F, ये बराबर होगी वेक्टर फॉर्म में के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई नीचे R³ लिखना है आपने, और साथ में यहां पे R वेक्टर लगाना है। फिर अगर R² लिखोगे तो यहां यूनिट वेक्टर लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना है कि एक R से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एक R से डिवाइड कर दिया तो R³ आ गया, वैसा नहीं है, ये डायरेक्शंस बताएगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो यहां पे हमने ये देखा कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या लगती हैं, उस लाइन के अलोंग लगती हैं जो लाइन इन दोनों चार्जेस को मिलाती है। तो ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आ गया हमारे पास। इसके ऊपर भी हमने एग्जांपल्स देखनी है, ठीक है। पहले हम इस पूरे टॉपिक को जो कूलम्स लॉ है इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, हर एक टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे जो अभी तक हमने कवर किए हैं उन पे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा कूलम्स लॉ, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म देखी कूलम्स लॉ की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था के, ठीक है, के क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, उसको हमने एनालाइज करना है, उसको थोड़ा सा फील करना है। याद आपको कुछ नहीं करना है, बस चीजों को ऑब्जर्व करना है और फील करना है हर एक चीज को, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ लिखूंगा, रिलेटिव, ये पहले लिखते हैं अफेक्ट ऑफ मीडियम, अफेक्ट ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के ऊपर, इसको आप यहां पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान देना है आपने,
देखें शाबाश, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर मेरे पास यहां दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज है यहां पे Q1 और R सेपरेशन पे अगर मैं दूसरा चार्ज मैंने यहां पे लिया हुआ है Q2, ठीक है। और अगर ये सेटअप पहले अगर मैं क्या करता हूं, मान लो ये जो पूरा सेटअप है ये मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है। ये बच्चे कहां है? वैक्यूम में। वैक्यूम बोले तो फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगी वो क्या रहेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहां पे एफ आप निकाल रहे हो वैक्यूम में। कहां निकाल रहे हो? वैक्यूम में। तो एफ VAC मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहां पे मैं सिर्फ, इज इक्वल टू के की जगह मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लूंगा मैं यहां। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया? क्योंकि ये फ्री स्पेस है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेटअप को क्या करूंगा, अभी तो वैक्यूम में लिया था, इसको एक मीडियम में ले लेता हूं, फिर देखता हूं क्या इफेक्ट आता है। तो मान लो ये जो पूरा सेटअप है आपके पास, अब इसको आपने एक मीडियम में डाल लिया इस तरह से। सेम चार्जेस हैं, सेम सेपरेशन है, ठीक है, सेम चार्जेस हैं आपके पास यहां पे Q1 और ये R सेपरेशन पे है यहां से Q2। इस केस में हमने दोनों चार्जेस क्या लिए हुए हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी? रिपल्शन। अब यहां पे जो मीडियम है उसकी जो परमिटिविटी है वो क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो परमिटिविटी है बच्चे, ये जो परमिटिविटी है ये क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which determines the electric force between the two charges when they are situated in that medium। ये होती है हमारे पास परमिटिविटी। अब इस केस में, ये तो पहला केस देखा आपने, फिर उसके बाद पूरे सेटअप को आपने मीडियम में डाला। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मेरे पास जो फोर्स होगी मीडियम में, एफ मीडियम, इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लिखूंगा? सिर्फ एप्सिलॉन लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा दोनों इक्वेशंस को। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसके साथ? सेकंड के साथ। तो यहां पे मेरे पास क्या आने वाला है? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। अगर आप लोग यहां ध्यान दो तो यहां पे क्या क्या कटने वाला है? देखो Q1 Q2 कट जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये Q1 और ये Q2, इसका Q1 और इसका Q2 क्योंकि डिवाइड कर रहे हो, और ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर भी कट जाएगा, 1/4 पाई और 1/4 पाई भी कट जाएगा। सिर्फ यहां पे क्या बच रहा है? 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इस केस में बच रहा है 1/एप्सिलॉन। तो 1 नीचे होगा तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे ये जो रेशो है हमारे पास, ये जो रेशो आई है, इस रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव
परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आपको बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको इक्वल टू हम के भी लिख सकते हैं। ये ई आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू के, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे ई आर जो आपके पास है, यहां मैं लिख देता हूं द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो आपने एप्सिलॉन लिया है, टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको आपने एप्सिलॉन नॉट लिया, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर के साथ। एप्सिलॉन आर के साथ, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो प्रॉब्लम्स में हमें उसने ई आर दिया होगा, मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, ठीक है। तो ई आर आपके पास होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इक्वल टू आप के भी लिखते हो। ये के क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम ही है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपके पास आ गया जी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो फोर्स आ रही है वैक्यूम में डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ये आपके पास आ रही है के बराबर। किसके बराबर आ रही है? के बराबर। के क्या है यहां पे? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको फर्दर थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे हम लोग, क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के ऊपर, उस चीज को हम लोग ये देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखें, शाबाश। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो फोर्स है, अगर मुझे मीडियम की फोर्स निकालनी है, एफ मीडियम ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई ई आर, ठीक है। अब ये जो ई आर है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? 1 से ज्यादा होगा। अगर ये 1 से ज्यादा होगी तो वैक्यूम की फोर्स हमेशा कम आने वाली है। देख लो ध्यान से, क्योंकि वैक्यूम में अगर कुछ फोर्स होगी उसको आप डिवाइड करोगे इस टर्म के साथ, तो रिजल्ट आपके पास मीडियम में जो फोर्स आएगी वो कम आएगी। क्योंकि बच्चे अगर जो ई आर है, जिसको आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मैं ई आर की बात करूं फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए ई आर या के की वैल्यू हमारे पास होती है 1। कितनी होती है? 1। और के की वैल्यू होती है हमारे पास 1.00054 फॉर एयर। अगर आपका मीडियम एयर है तो एयर के केस में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना लेना है? 1.0054। के की वैल्यू होती है हमारे पास 80 किस केस में? फॉर वाटर के केस में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 80। तो यहां पे आप लोग ये देख रहे हो कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है मीडियम पे। मीडियम पे इफेक्ट ये पड़ रहा है कि मान लो आपके पास वैक्यूम में फोर्स आ रही थी, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स आ रही थी, तो इस 10 न्यूटन फोर्स को आपने डिवाइड करना है ना इसके साथ, फिर जाके मीडियम की फोर्स मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि मीडियम की फोर्स कम हो जाती है, नेट फोर्स कम हो जाती है।
यहां पे नोट की फॉर्म में आपको, यहां पे अगर मैं नोट करके लिखता हूं तो यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है, इसको उतार लीजिए। यहां पे नोट की फॉर्म में आपको ये याद रखना है कि when charges are fully submerged in a medium, the force exerted by one charge on another does not change. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही रहेगी। तभी मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट लिखते टाइम नेट फोर्स, क्या बोला था? नेट फोर्स। अभी मैंने यहां लिखा अगर दोनों चार्जेस को फुली आपने सबमर्ज कर दिया किसी मीडियम में, तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर डज नॉट चेंज, बट द नेट फोर्स डिक्रीजेस। ये क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि जो मीडियम है, मीडियम्स के क्या होंगे? एटम्स होंगे। उन एटम्स में पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, रीअलाइनमेंट हो जाती है एटम्स की, ठीक है? तो कुछ फोर्स उसमें चली जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही रहेगी, नेट फोर्स चेंज हो जाती है। ये डिक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। मीडियम के जो पोल्स होंगे, डाइपोल्स होंगे, उनकी पोलराइजेशन में चली जाएगी। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये दो चार्जेस हैं आपके पास, ये Q1 है और ये Q2 है और ये R सेपरेशन पे रखे हैं, तो ये एक दूसरे पे जो ये फोर्स लगा रहे होंगे, मान लो उनका मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो जो Q2 पे फोर्स लग रही है, पहले जो अगर इसको फ्री स्पेस में हमने रखा था तो इसके ऊपर मान लो फोर्स लग रही थी 20 न्यूटन। कितनी लग रही थी? फ्री स्पेस में। अब इसको आपने एक मीडियम में ले आए, अब इसके ऊपर बोल रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो है 15 न्यूटन। Q2 पे कितनी फोर्स लग रही है? बोल रहा है 15 न्यूटन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने यहां पे लिखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, वो चेंज, ये इस डायरेक्शन में, ये जो चार्ज इस पे लगा रहा था 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन ही रहेगी। कितनी रहेगी? मैंने बोला इसमें 15 न्यूटन लग रही है, तो मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगी? 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन मीडियम के एटम्स को पोलराइजेशन में लग जाएगी, तो नेट फोर्स चेंज होती है। बात समझ आई? तो यहां पे ध्यान देना है इस चीज का कि जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहती है। जिस मीडियम में रखा है ना, मीडियम की वजह से उसको पोलराइज करने में फोर्स आपकी डिक्रीज हो जाती है। और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। फोर्स इन मीडियम ये होती है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। और मैं जब आपको बोल के कर रहा हूं कि जो ER है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो मीडियम की फोर्स हमेशा कम आएगी। अब यहां पे एक थोड़ा कंसेप्चुअल देखते हैं हम लोग। अगर मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा है फुली सबमर्ज्ड, जब इसको फुली सबमर्ज्ड करते हो, अगर मान लो इसको मैं फुली सबमर्ज्ड नहीं करता हूं, बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देता हूं, कोई मीडियम डाल देता हूं, पूरे चार्जेस को मीडियम में सबमर्ज नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों ने।
देखिए शाबाश। मान लो अब जो चार्जेस हैं आपके पास उनको मैंने फुली समझ नहीं किया है, तो उसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और हम लोग पार्शली मान लीजिए किया हुआ है। ये आपके पास है मान लो यहाँ पे प्लस का Q1, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास ये माइनस का Q2, ठीक है। अब दोनों चार्जेस आपने क्या लिए हैं, क्या लिए, इनका मान लो मैग्नीट्यूड सेम है मगर क्या है, डायरेक्शंस अपोजिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी मैं सेम रखता हूं, इसको भी मैं Q1 ले रहा हूं मगर ये नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होगी यहाँ पे, अट्रैक्शन। अब मान लो इनके बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देता हूं इस तरह से। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक देखो इन पूरों को मैंने मीडियम में सबमर्ज नहीं किया है, इनके बीच में मैंने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी तो इसके क्या होंगे, बीच में इसके एटम्स होंगे। अब ये एक्सटर्नल चार्ज आ गया, इसमें इंडक्शन होने वाली है, मैंने आपको बताया था नॉन कंडक्टिंग बॉडी में क्या होगी, इंडक्शन होगी। तो पहले अगर देखो ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे अपनी तरफ, है ना, तो यहां पे ये वाली फोर्स लग रही है, देखो इस तरफ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मान लो F, अट्रैक्शन की, ये लग रही है, किस पे लग रही है ये फोर्स, Q1 पे। कौन लगा रहा है, Q1 नेगेटिव वाला, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको ही खींचेगा ये सेम फोर्स से, ठीक है, F से। ये F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे पोलराइजेशन होने वाली है, इसके जो एटम्स होंगे हमारे पास इस तरह से, ये अगर मैं मीडियम के एटम्स ले रहा हूं बच्चे, तो इनमें इंडक्शन होगी, ये डाइपोल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। ये अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यहां क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पास में इसके क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव को दूर भगाएगा, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव और इन नेगेटिव के बीच में फोर्स होगी, वो मीडियम की फोर्स है Fm। यहां देखें, ध्यान दें, ये फोर्स लग रही है, ये कौन सी फोर्स है, Fm। ये कैसे आई, जब मीडियम के डाइपोल्स की पोलराइजेशन हो गई, उस टाइम पे ये Fm मीडियम की फोर्स है। और यहां अगर आप लोग ध्यान दो, F as we know that Fm and F has same direction, has same direction। तो बच्चे अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही तरफ जोर लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स इनके ऊपर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इस केस में देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखो फुली सबमर्ज्ड में क्या होती थी, डिक्रीज, मगर इस केस में हमने ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास जो चार्जेस आपने लिए थे, चार्जेस विथ अपोजिट पोलैरिटी, जब इनकी पोलैरिटी क्या थी, अलग अलग, उस केस में फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज। अब मान लो हम क्या करते हैं, दोनों सेम पोलैरिटी के लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी के चार्ज लिए, सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये मान लो Q1 ये पॉजिटिव है, और यहां पे भी Q1 ये भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए जी आप लोगों ने। अब इनके बीच में बच्चों आपने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये आपके पास है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो यहां पे मीडियम की पोलराइजेशन होने वाली है,
तो पहले तो अगर आप लोग देखो दोनों में क्या होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो रिपल्शन की फोर्स होगी। ये वाला चार्ज उसको उधर भगाएगा और ये वाला चार्ज इसको इधर भगाएगा। तो ये वाली जो फोर्स है F, इस केस में उसकी डायरेक्शन ये है। ये जो फोर्स लग रही है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। मगर यहां पे जो मीडियम्स की वजह से ये फोर्स होगी, जो डाइपोल्स बनेंगे यहां पे, जो ऑलवेज क्या हो जाते हैं, ऑलवेज उनकी जो डायरेक्शंस होती है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल चार्ज। तो यहाँ पे एक्सटर्नल चार्ज ये है, तो बच्चे यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। तो मीडियम की जो फोर्स आ रही है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये मीडियम की फोर्स लग रही है भाई। अब इस केस में जो Fm मीडियम की फोर्स है और जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हम यहां लिख सकते हैं एज Fm एंड F हैज अपोजिट डायरेक्शन। अगर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है, द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। तो यहां पे अगर आप लोग सेम पोलैरिटी लेते हो और मीडियम को पूरे मीडियम में सबमर्ज नहीं करते हो तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो अगर सेम अपोजिट पोलैरिटी के लिए हुए हैं और पार्शली सबमर्ज्ड किए हुए हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे बहुत कंसेप्चुअल सी प्रॉब्लम वो पूछता है, तो ये चीजें हमें बेसिक लेवल्स पे क्लियर होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अफेक्ट इन मीडियम। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस इसकी। क्या देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए शाबाश, स्टार्टिंग में नेट फोर्स तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस ही। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे हम लोग लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। पहली चीज जो कूलम्स लॉ है वो वैलिड है आपका किसके ऊपर, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस। वैलिड ओनली फॉर किसके लिए, नंबर 1 पॉइंट चार्जेस और नंबर 2 स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर ही वैलिड है। तो इसकी ये लिमिटेशंस होगी ना भाई, सिर्फ पॉइंट बॉडीज के लिए ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिनके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, अब पॉइंट चार्जेस पे ही क्यों, इसको हम लोग यहां पे देखेंगे। फिर स्टेशनरी चार्जेस पे ही क्यों, इसको भी हम लोग यहां पे देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी लिमिटेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन है फर्स्ट, क्या लिमिटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस। यहां पे बच्चों आपने ध्यान देना है, मान लो मेरे पास क्या है, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पहले ये Q1 है और ये आपके पास Q2 है।
और दोनों चार्जेस मैंने लिए हुए हैं पॉजिटिव, और इनके बीच की सेपरेशन है आर। कितनी है सेपरेशन? आर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन की होगी वो होगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्जेस तो हो गए। अब मान लो जो Q1 है, ये जो चार्ज है Q1, मैं किसी एक ऐसी बॉडी को देता हूं जो क्या एक्सटेंडेड बॉडी, जिसका साइज इससे बड़ा है। तो मान लो यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक एक्सटेंडेड बॉडी ले ली मैंने यहां पे। ये आपकी आ गई जी एक्सटेंडेड बॉडी। अब इस एक्सटेंडेड बॉडी को जब आप Q1 चार्ज दोगे तो चार्ज तो चले जाएगा इसके सरफेस पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है चार्ज कहां रहता है, सरफेस के ऊपर रहेगा। अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैं मान सकता हूं कि इसके सेंटर पे ही है सारा चार्ज, ये मैं मान सकता हूं। अब Q2 को मैंने वैसे ही रखा इस तरह से। अब यहां पे बच्चे क्या होगा, जैसे मैं Q2 को यहां पे रखूंगा, पहली चीज ये स्टेशनरी है, इस चीज का ध्यान देना है, दोनों फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रही है। अब यहां पे जैसे मैंने Q2 रखा, ये Q2 कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव का। अब ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव हैं इसके पास वाले, इनको भगाएगा, दूर भगाएगा। तो भगाने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है इस साइड से हट के इस तरफ आ जाएंगे। अब जब बच्चे इस तरफ आ गए, पहले तो सेंटर यही था इसका, पहले केस में तो आर यही था। अब ये जो इसका सेंटर है ये चेंज हो गया। ये देखो, ये यहां से यहां चला गया, मान लो यहां आ गया इसका सेंटर, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि देखो सारा का सारा चार्ज इस तरफ आ गया। पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था तो मैं मान रहा इसका सेंटर पे इसका सेंटर था, मगर अब सारा चार्ज इधर चला गया तो सेंटर इस तरफ चला जाएगा ना भाई। अगर ये इस तरफ चला गया तो इस केस में ये जो R चेंज क्यों हो जाएगा हमारे पास, मान लो R1 के बराबर। अगर ये R1 आपका इंक्रीज हो रहा है तो यहां देखो, अगर ये इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज। तो इस केस में जो हमें फोर्स मिलेगी F, ठीक है, वो क्या होगी, लेस देन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से लेस देन आ जाएगी। सेम वही चीजें रखी, बॉडी एक्सटेंडेड ले ली तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, तो ये फेल हो गया ना भाई। एक्सटेंडेड बॉडी पे तो नहीं अप्लाई कर पाए ना आप लोग इसको। अब मान लो Q2 आपने पहले पॉजिटिव लिया था, दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, Q2 को क्या ले लेता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं। तो ये आपके पास यहां ये आ गई एक्सटेंडेड बॉडी इस तरह से, ठीक है। इसका सेंटर अभी यहीं पे है, इसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पे, तो अभी सेंटर यहीं पे है। अब ये वैल्यू जो आपके पास R है, यहां पे जो आपने Q2 लिया है इसको मैंने ले लिया नेगेटिव। क्या लिया, नेगेटिव लेने से क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अगर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेंटर शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। देखो सेंटर यहां चला गया, अब ये डिस्टेंस हो गया आपके पास R1। तो इस केस में आपने क्या देखा कि सेपरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सेपरेशन अगर डिक्रीज होगी तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो F इज ग्रेटर देन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो फोर्स इंक्रीज हो जाती है अगर जब Q2 को क्या लिया है आपने, नेगेटिव, और फोर्स डिक्रीज हो गई जब Q2 को आपने लिया है पॉजिटिव। तो एक्सटेंडेड बॉडी पे ये फेल हो जाता है। तो इसीलिए ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। एक्सटेंडेड बॉडी पे देखा आपने फोर्स की वैल्यू ही चेंज हो गई, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी लिमिटेशंस है, स्टेशनरी चार्जेस ही क्यों, इसके ऊपर ही क्यों वैलिड है,
इसको हम लोग यहां पे देखने वाले हैं अभी। देखें जी, लिमिटेशन फॉर स्टैटिक या स्टेशनरी चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस के ऊपर ही क्यों वैलिड है? पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, लेक्चर 1 में भी मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट पे होता है, तो बच्चे रुके हुए चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है रुका हुआ चार्ज। अब दूसरे केस में जब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी बोले तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इस केस में, 0। तो उस टाइम पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है उस टाइम पे। अब थर्ड केस क्या है, जब चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, बोले तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में ये बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड रेडिएट एनर्जी, रेडिएट एनर्जी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये है। अब यहां पे रुके हुए चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम ये बोलते हैं कि ये वैलिड है सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए। मान लो ये मेरे पास चार्ज है Q1 और ये R सेपरेशन पे मैंने दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है, Q1 और Q2 मैंने दो चार्जेस रखे हैं। अब मैंने ये स्टेशनरी नहीं रखे, मान लो मैं इनको मूव करा रहा हूं, मान लो इसको मैं मूव करा रहा हूं इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v1 और इसको मैं मूव करा रहा हूं इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v2। जब चार्ज मूव करेगा तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक भी होगी और मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगी। जब मैग्नेटिक फोर्स आ गई बच्चे तो ये तो F की वैल्यू को तो चेंज कर देगा। अब इस केस में जो इसको F एक्चुअल में होगी, F एक्चुअल में जो फोर्स होगी, एक तो होगी कूलम्स की फोर्स, ठीक है, प्लस F मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी, ठीक है, कूलम्स की वजह से भी हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी हो रही है, ठीक है। तो बच्चे जब चार्ज मूव करता है ना, मूव करने की वजह से वो क्या बनाता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, चार्ज मूव कर रहा होता है ना, तो मूव की वजह से उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे उसको मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी उस टाइम पे। तो आपके पास जो एक्चुअल जो फोर्स मिलेगी वो कुछ और मिलेगी। तो ये तभी हो सकती है आपकी जो F एक्चुअल, जो F आपके पास एक्चुअल या F नेट जो फोर्स है, सिर्फ कौन सी हो, कूलम्स की फोर्स हो। कब होगी, जब चार्ज आपका क्या होगा, रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो F मैग्नेटिक फोर्स होगी आपके पास 0, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ये सीखा कि कूलम्स लॉ सिर्फ स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, इफेक्ट ऑफ मीडियम और उसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा आपका
पूरा लेक्चर जो आपका रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। इसके ऊपर वेक्टर्स फॉर्म के ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम के ऊपर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।